परिषद गीत है, पीछे दोहराएंगे। आत्म गौरव भाव लेकर, आत्म गौरव भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। पथ सदा हमने चुना वह, पथ सदा हमने चुना वह, विश्व का जिसमें भला है, विश्व का जिसमें भला है। नित्य नूतन प्रेरणा ले, बढ़ रहे कोटि चरण हैं। नर ही नारायण हमारा, राष्ट्र को हम सब शरण हैं। जब हुए हम अग्रसर तब विश्व का संकट टला है, विश्व का जिसमें भला है। जीत को हमने है चूमा, खेल में और हर समर में। फसल खुशियों की उगाई, खेत नदियां और डगर में। हाथ कौशल से सजा है, पूजते हम हर कला हैं। विश्व का जिसमें भला है, दुष्ट को हमने हराया। चाल से और ढाल से भी, मातृभूमि को बचाने लड़ पड़े हम काल से भी। हाथ शक्ति से सुसज्जित, वीर सा साहस पला है। विश्व का जिसमें भला है, आत्म गौरव भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। पथ सदा हमने चुना वह, विश्व का जिसमें भला है, विश्व का जिसमें भला है। स्वाधीनता 75 राष्ट्रीयत्व एवं स्वावलंबन का उद्घोष। इस भाषण सत्र हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक छगन भाई पटेल जी, राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी एवं इस सत्र के वक्ता राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री
श्री श्रीनिवास जी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आगे के संचालन हेतु मैं मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपती हूँ। नमस्कार। आदरणीय श्रीनिवास जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, माननीय सुश्री निधि त्रिपाठी जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री जी, और आप सभी को मेरा वंदन है, प्रणाम है। अभी ये सत्र के वक्ता माननीय श्रीनिवास जी का मैं परिचय आपके सामने रखता हूँ। आप अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, मूलतः हिसार हरियाणा से है। आपकी शिक्षा जनसंचार में स्नातक हुई है। 1992 से आप अभाविप के संपर्क में हैं तथा 1996 से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। अभाविप में नगर इकाई मंत्री से लेकर जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह संगठन मंत्री, हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री जैसे दायित्वों का आपने निर्वाह किया है। वर्ष 2006 से 2008 तक आप राष्ट्रीय मंत्री रहे। आपने उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते भी दायित्व निभाया है। वर्तमान में आप अभाविप का राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है। वर्तमान में आपका केंद्र पटना है। माननीय श्री श्रीनिवास जी का स्वागत हेतु मैं माननीय सुश्री निधि त्रिपाठी जी को निवेदन करता हूँ। आगे की सूचना है तो मैं नियंत्रक को निवेदन करता हूं। एकल गीत लेने हेतु दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ता ललित पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। गीत के पश्चात श्री श्रीनिवास जी को निवेदन करती हूँ कि वो अपना भाषण रखेंगे। एकल गीत है, पीछे दोहराना नहीं है और गीत के बाद ताली भी नहीं बजानी है। उठो जवानो, उठो जवानो, उठो जवानो, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार हैं। उठो जवानो, उठो जवानो, उठो जवानो, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है।
चमके की जो दिन कर चमका है, उठे कि जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे कि विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई हैं, माता के गलहार हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। खेल कबड्डी कह कर पाले, मैं न घुस पाए दुश्मन, प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कहो भाग जाओ दुश्मन। माजी जाके, माजी जाके, माजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। गुरु पूजा में एकलव्य हम, वैरागी के बाण हैं, लव कुश की हम प्रखर साधना, शकुंतला के प्राण हैं। चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त की दिग्विजयों के हम ही खेवनहार हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। गोरा बादल जयमल पत्ता, भगत सिंह सुखदेव आजाद, केशव की हम ध्येय साधना, माधव बन होती आवाज। आज नहीं तो, आज नहीं तो, आज नहीं तो कल भारत के हम ही पहरेदार हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया, चक्रव्यूह की मार हैं, चक्रव्यूह की मार हैं। भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय परिषद के इस संस्कार धानी जबलपुर में मां दुर्गावती नगर महान प्रख्यात साहित्यकार अमृतलाल सभागार में इस भाषण सत्र के मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय छगन भाई पटेल जी, देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं का यशस्वी नेतृत्व करने वाली, जिनकी वाणी को मां सरस्वती का वरदान है, ऐसे पुनर्निर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री बहन निधि त्रिपाठी जी, इस सभागार में उपस्थित
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता, देश भर के कोने कोने से आई युवा तरुणाई और ऑनलाइन के माध्यम से पूरे देश के हर इकाई से जुड़े हुए कार्यकर्ता, आप सबको मेरी ओर से वंदन, अभिनंदन। आज जब हम इस भाषण सत्र में खड़े हैं तो निश्चित तौर पर हम सबको महसूस करना चाहिए उस ठंडी बुर्ज की उस हवाओं को, जहां पर माता गुजरी और छोटे दो साहिबजादे अजीत सिंह और फतेह सिंह, जिनकी आयु 7 साल और 9 साल थी, शायद देश और धर्म के लिए ऐसे बलिदान की गाथा दुनिया के किसी इतिहास में नहीं होगी। मित्रों, 7 साल और 9 साल के उन दोनों बालकों को ना ठंडी बुर्ज की सर्द हवाएं डिगा पाई, ना उस मुगलिया सल्तनत का डर डिगा पाया। दोनों ने हंसते हंसते देश और धर्म के लिए दीवारों में चुन करके बलिदान कर दिया। आज उन दोनों साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को हम सब यहां से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह दिसंबर का महीना संपूर्ण भारत की चित्ती को जागरण करने वाले हमारे सिख पंथ के और भारत की आत्मा के केंद्र बिंदु में रहे ऐसे गुरु परिवार के बलिदान का यह समय है और इसको पूरे पंजाब में बिछुड़ा के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। आज जब इस सभागार में खड़ा हूं, हम सब ने शायद यहां जनरल विपिन रावत के उस शहीद स्मारक को देखा होगा। आज भी हम सब के कानों में उस जर्नल की आवाजें सुनती है कि हम पहली गोली नहीं चलाते, लेकिन आखिर में कितनी चलाते हम गिनते नहीं हैं। ये भारत की सेना के शौर्य के शोणित को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और इसलिए मैं उन तमाम भारत की स्वाधीनता आंदोलन के सभी शहीदों को सत सत नमन करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं, तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। आंच तेज करने को अपनी नाम तुम्हारा लेगा, आंच तेज करने को अपनी नाम तुम्हारा लेगा। आज हम सब लोग मां भारती के ऐसे सभी शहीदों, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों के उस अमर बलिदान का उत्सव मनाने के लिए यहां पर एकत्रित है। भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष, 75 वर्ष हम सब लोग अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और जब हम ये 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सबकी आंखों के सामने भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष का चित्र होना आवश्यक है। और इसलिए मैं यहां बैठे एक एक तरुणाई से कहना चाहता हूं कि इस समय भारत के लिए हमको क्या करना है, तो शायद किसी कवि ने हम सबको 2 पंक्तियों के माध्यम से क्या करना चाहिए इसका एक एहसास कराते हुए कहा है, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, रुके जहां धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ निचोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ निचोड़ो। ऐसे भारत के युवकों का आह्वान कवि की पंक्तियां कर रही है। मित्रों, जब हम अपने भारत के बारे में सोचते हैं, जब हम भारत को जीना प्रारंभ करते हैं, जब हम भारत के होते हैं, भारत को के बनते हैं और भारत को बनाते हैं, तो संपूर्ण मानवता के साथ भारत के विचार, भारत के राष्ट्र की चित्ती को समझना आवश्यक है। और इसलिए दुनिया के देश या राज्य और भारत का राष्ट्र, इसकी संकल्पना यह होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम जब प्रारंभ करते हैं भारत के संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के संग्राम को या भारत के लोगों के इस योगदान को देखते हैं तो उसकी मूल में क्या बात है, तो हम देखते हैं कि भारत के अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में कहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या। यह कमिटमेंट, करेज और कन्विक्शन भारत के लिए क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमने पूरी संपूर्ण, केवल भारत नहीं तो भारत का जो सनातन का शाश्वत का विचार है, यह संपूर्ण मानवता को देखने का दृष्टिकोण कहां से मिलता है? क्योंकि
क्योंकि मेरे शास्त्रों ने, मेरे देश की चित्ती ने, विवार ने, सनातन विचार ने पूरी संपूर्ण पृथ्वी के साथ एक संबंध बनाया है और वो संबंध इस धरती माता के एक पुत्र के रूप में हमारे साथ है। और इसलिए जब हम पुत्र के रूप में संपूर्ण मानवता को देखते हैं तब मेरे देश का मनीषी कह उठता है कृणवंतो विश्वमार्यम, तब वो कह उठता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि उसका एक कमिटमेंट है कि मेरे गांव का केवल ऋषि नहीं, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी सुबह उठकर कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये धर्म ये केवल पूजा पद्धति नहीं है, भारत के लिए धर्म ये जीवन की पद्धति है। और इसलिए हमारे सबके व्यवहार में ये संस्कार के रूप में ये विश्व को कैसे देखना, पर्यावरण को कैसे देखना, प्रकृति को कैसे देखना, जल को कैसे देखना, नदी को कैसे देखना, पहाड़ को कैसे देखना, सब में एक ही ईश्वर के उस दर्शन को करना। और इसलिए हमारी जो यात्रा है वह यात्रा व्यक्ति से लेकर के वेष्टि से लेकर के परमेष्टि तक है और उस कॉस्मिक वर्ल्ड तक भारत का चिंतन जाता है। इसलिए उस कॉस्मिक वर्ल्ड तक देखने का जो दृष्टिकोण है ये भारत का है, ये सनातन का है। और भारत राष्ट्र के बारे में हमारी संकल्पना क्या है? दुनिया में देश बनते होंगे, उजड़ते होंगे, कई भाषाओं के आधार पर राज्य बनते होंगे। हम उस दुनिया के पॉलिटिकल थ्योरी के स्टेट्स पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां 50 राज्य आपस में लड़ते हैं, एक कॉमन पॉइंट पर एक साथ आते हैं और यूएसए बन जाता है। वहां कोई स्कॉटलैंड के साथ 2-3 देश मिलकर के वहां कोई यूके बना लेते हैं। एक साथ कई सारे राज्यों को मिलाकर के चलते हैं, लेकिन एक समय आता है जब ये आपस का अंडरस्टैंडिंग का जो केवल भौगोलिक अंडरस्टैंडिंग है ये समाप्त होता है, तो यूएसएसआर टूट करके 15 देशों में बदल जाता है। आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे तो स्केल के आधार पर कुछ देशों की बाउंड्रीज तय है, लेकिन भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के बारे में हमने कहा है भारत क्या है? उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह भौगोलिक इकाई नहीं है। इससे भी आगे जाकर के हमने कहा है हिमालयम समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देश हिंदुस्तानम परछते। जम्मू द्वीप यानी एशिया तक, भात खंडे भारतवर्ष, पूर्व की ओर इंडोनेशिया तक और पश्चिम से ईरान यानी आर्यन देश तक ये भारत था। ऐसे जो एक राष्ट्र के भूभाग में जीने वाले हम सब लोग हैं, उनके लिए राष्ट्र की कल्पना कैसी है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी बातें महत्वपूर्ण इसलिए है, हम इस इतिहास में इसलिए जाना चाहते हैं मित्रों, क्योंकि हमारा कोई 100-200 वर्षों का इतिहास नहीं है। हम दुनिया के कुछ देशों के जैसे बने हुए बिगड़े हुए देश नहीं है। एक भारत की बहुत बड़ी चित्ती के आधार पर केवल भौगोलिक सीमाओं में भारत को नहीं निपटा सकते, और इसलिए ऐसे एक राष्ट्र की जब हम संकल्पना करते हैं तो उसी राष्ट्र के लिए हम जीते हैं, उसी राष्ट्र को हम सोचते हैं, उसी राष्ट्र के साथ हम रहते हैं और उस राष्ट्र के बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए किसी भी कालखंड में कोई भी परिस्थिति हो, कितने भी आक्रमण आए होंगे, हमने कभी भी अपने मनों से इस राष्ट्र की चित्ती को नहीं मरने दिया। क्योंकि किसी ने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती क्या है? ये धर्म के आधार पर, सनातन मूल्यों के आधार पर, और हम सबके दिलों में, रगों में एक ही बात इस राष्ट्र के रूप में रहती है। राष्ट्र को हम जानते हैं, इस राष्ट्र को हम मानते हैं, जिसको विवेकानंद जी ने कहा है आने वाले समय में अगर हम भारत का परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस देश के सभी युवक और युवतियों को सभी देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक देवता की पूजा करनी चाहिए, और वो एक देवता है भारत राष्ट्र, भारत का समाज और इस भारत की संतति। इसी राष्ट्र को पूजने वाले हम सब लोग। मित्रों, महर्षि अरविंद ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ 175 वर्षों के बाद ये राष्ट्र पुनः अपने इस राष्ट्र के तत्वों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, और उस युग संधि के काल में 2011 के वर्ष के बाद भारत पुनः अपनी उसी स्वाभाविक परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा और एक नवीन गति के साथ अपने नवोन्मेष के पथ पर चलेगा।
आज हम सब लोग देख रहे हैं कि शायद समय ने वो करवट बदली है। हम इस भारत के नवोन्मेष के इस नए पथ के साक्षी बन रहे हैं। हम सब में राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प हम सब के मध्यम, और हम सब सौभाग्यशाली है कि जब ये राष्ट्र का इतना बड़ा परिवर्तन पुनः जागरण की वेला में हम सब खड़े हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस संकल्प को, जो हमने आज से 75 वर्ष पहले कहा, हम इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक ऐसे संकल्पबद्ध शक्ति, जिसको कल महामंत्री जी ने शायद कहा, विद्यार्थी परिषद यानी राष्ट्र की भक्ति को, देश की भक्ति को अपने लिए एक कर्म पथ मान करके उसको संकल्प के रूप में जीने वाले संगठन का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज इस विशाल पंडाल और देश भर के ऑनलाइन पर देखने वाले कार्यकर्ताओं के इस लघु भारत के समय में हम अपने भारत के उस उज्जवल भविष्य की ओर एक संकल्प का साक्षात्कार करने के लिए एकत्रित आए हैं। और मुझे लगता है कि ये संकल्प निश्चित तौर पर सिद्धि की ओर आगे जाएगा। भारत के इस नवोन्मेष की यात्रा में राष्ट्रीय तत्व के उद्घोष की गूंज शुरू हो चुकी है, और ये राष्ट्रीय तत्व की गूंज स्वावलंबन के पथ से होते हुए राष्ट्र के परम वैभव की परिणति तक जाती है। और इसलिए महर्षि अरविंद ने जिस भविष्यवाणी को किया था, उसके शुभ लक्षण आज हम सब लोग देख रहे हैं। निसंदेह भारत में एक सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही। यह सकारात्मकता शासन और समाज दोनों के व्यवहार में स्पष्ट झलक रही है। एक और शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एक के बाद एक ऐसे जटिल और ऐतिहासिक मामलों को संवैधानिक ढंग से हल करते जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए संकट पैदा कर रहे धारा 370 के अनुच्छेद को जिस प्रकार से शासन ने अपनी इच्छा शक्ति और समाज ने उसके स्वागत के रूप में जैसा एक व्यवहार किया है, हमने धारा 370 के कलंक को हटाकर इस राष्ट्र की एकता और अस्मिता के, अखंडता के उस संकल्प को जो भारत के संविधान में पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उसको पूरा करने का काम भी हमने किया। भारत के एक ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में अपनी पुनः पहचान के साथ खड़ा होता हुआ हमको दिख रहा है। आज इस देश में भारत की राष्ट्रीयता की पहचान, भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को भी इस देश ने कितने सहज रूप से शासन, प्रशासन, न्यायपालिका से लेकर जिस प्रकार से भारत के करोड़ों समाज ने उस निर्णय को आत्मसात किया और एक निर्णय सहज रूप से हो गया, वह भी उसकी ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कई विद्वान कह रहे हैं कि भारतवंशियों के राष्ट्र के स्व के जागरण का यह काम प्रारंभ हो गया है, और इसलिए यह नैसर्गिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक राष्ट्र, प्राकृतिक राष्ट्र पुनः शाश्वत सनातन राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो रहा है और स्वयं की चित्ती को प्रकट कर रहा है। मित्रों, ये भारत किताब में लिखा हुआ राष्ट्र नहीं है। यहां हम जब देखते हैं तो कहीं पर कुंभ के मेलों को हम देखते हैं जहां भारत का स्व प्रकट होता है, भारत का राष्ट्र के रूप में एक चित्रण होता है, जहां सभी प्रकार की जाति, भाषाएं, संप्रदाय, बोली, सब प्रकार के विभेद को दूर करते हुए इस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, सभी जाति संप्रदाय का व्यक्ति जब मां गंगा में डुबकी लगाता है तो उसके मुख से केवल एक ही शब्द हमको सुनाई देता है, जय गंगा मैया, जय भारत माता की। और यही समानता की, समरसता की डुबकी लाखों हजारों वर्षों से भारत का समाज लगाता हुआ आ रहा है। जब हम बिहार की ओर बढ़ते हैं, इस राष्ट्र की 100 व्यक्ति हमको नदियों के किनारों पर दिखाई देती है। जब बिहार का व्यक्ति सूर्यास्त होते हुए सूर्य को मां गंगा में खड़े होकर के अर्घ्य देता है, तब हम अपने इस राष्ट्र की चित्ती के जागरण का एक स्वरूप लेकर खड़े होते हैं। भारत राष्ट्र आधारभूत मालवीय अमृत मानकर के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की धमनियों में प्रवेश कर रहा है। राजनीति की संस्कृति के अनुचर बनकर के संस्कृति की को पुष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने देखा 5 अगस्त 2019 को देश का प्रधानमंत्री
अयोध्या में भगवान श्री राम लला को साष्टांग प्रणाम करता है, या वीरेश्वर विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग में आज से केवल 12 दिन पहले हम सब ने देखा कि किस प्रकार से वहां पर भारत की वास्तविक जन आकांक्षाओं के प्रकटीकरण का स्वरूप वहां पर हमको दिखाई देता है। प्रधानमंत्री का रामलला के सामने दंडवत होना, राज्य का राष्ट्र के सामने दंडवत होना है। क्योंकि दुनिया ने जिस पॉलिटिकल स्टेट की बात की है, उस पॉलिटिकल स्टेट को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन भारत ने जिस राष्ट्र की संकल्पना की है, उसमें भगवान श्री राम से लेकर भारत के आध्यात्मिक केंद्र हमारे नाभि केंद्र हैं, और इसलिए राज्य की सत्ता ऐसे नाभि केंद्रों में जब पुनः साष्टांग करती है, तो भारत का वो दृश्य हमको याद आता है कि हमारे यहां दंड शक्ति, राजा से भी बड़ा धर्म का दंड, और वो इस देश की सनातन संस्कृति। आज आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हम प्राप्त कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है। कोरोना जैसी बीमारी में भी एक अभूतपूर्व जिस प्रकार का प्रकटीकरण देश की राज्य सरकारें, राज्यों की सरकारें, इस देश के डॉक्टर्स, इस देश के सफाई कर्मचारी से लेकर संपूर्ण समाज ने, वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से अपने राष्ट्रीय तत्व को पहचान करके एक अभिव्यक्ति के रूप में उसको अभिव्यक्त किया, सारा देश एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक संवेद स्वर में पूरा राष्ट्र कहता है कि हम कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे, भारत जीतेगा, भारत आगे बढ़ेगा। ये संकल्प भी हम सब लोग देख रहे हैं। और ऋग्वेद के सूत्र के रूप में भारत व्यवहार के रूप में खड़ा होता है, जिसमें कल भी जिसका उल्लेख आया, संवद गच्छदम संवददम सम्मो मनासी जानताम। इस मूल मंत्र को लेकर पूरा देश आगे चला। कल महामंत्री जी ने हम सबको बताया कि आज आजादी के बाद भारत में अगर हम महिलाओं के अनुपात की बात करते हैं, तो जिस देश में कभी कन्या भ्रूण हत्याएं की ऐसे झकझोर देने वाली समाचार आते थे, आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से देश और समाज ने तय किया, आज 1000 के सामने 1020 बेटियां भारत के महिला के शक्ति के रूप में इस राष्ट्र को हम देख रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें केवल एक दिन में नहीं आ गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पीढ़ी है, एक बड़ी साधना है, और उस साधना को आज आत्मसात करने का, समझने का समय है, जिसको हम कहते हैं कि भारत की वास्तविक पहचान के आधार पर ही हम भारत के भविष्य के सपने देख सकते हैं। एक दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए मार्क ट्वेन। इस मार्क ट्वेन ने भारत के बारे में क्या कहा? आज मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की स्वाधीनता का आंदोलन यह स्वत्व के जागरण का आंदोलन था, और उसमें जितने लोग जुटे उन सब ने मिलकर के भारत की पराधीनता को नकारते हुए 15 अगस्त 1947 को हम सबको स्वतंत्र किया। आज इस राष्ट्र में इन 75 वर्षों में कई प्रकार के ऐसे भारत के बारे में संभ्रम उत्पन्न करने के प्रयास जो हुए, उसके चलते आज इस देश के युवक और युवतियों के मन में अपने राष्ट्र के बारे में संभ्रम उत्पन्न हो गया। ऐसे पाठ्यक्रमों के द्वारा, ऐसे ऐसे बातों के द्वारा इस देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास, और आज के युवा की स्थिति रामायण के कालखंड के हनुमान के जैसी हो गई, जो अपनी शक्ति को भुला बैठा। उसको एक जामवंत चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्वाधीनता के 75 वर्ष हम सब के लिए एक जामवंत के रूप में आए हैं, जो हमारे उस शक्ति को, स्वत्व को जगाने का प्रयास करेंगे, जो इस भारत को भारत से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसलिए जब इस मार्क ट्वेन को हम पढ़ेंगे, आश्चर्यचकित करने वाला व्याख्यान भारत के बारे में पढ़ेंगे, हम सबको लगेगा कि ये कोई ट्वेन नहीं बोल रहा है, ये भारत माता का भारतवंशी, इस देश की संस्कृति से सरोबार कोई भारत का व्यक्ति बोल रहा है। उन्होंने कहा, इंडिया इज cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and great grandmother of tradition. ये भारत का व्यक्ति नहीं है। ये मार्क ट्वेन आगे कहता है, भारत मदर ऑफ स्पीच यानी वाणी की मातृभूमि है। कई लोग आजकल भारत में अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनको इस मार्क ट्वेन की बात को पढ़ना चाहिए। वो कहता है कि संपूर्ण मानवता के लिए अगर कहीं से स्वर प्रस्फुटित हुए, वो स्वर देने वाली, वाणी देने वाली धरती भारत है, उसकी मातृभूमि ट्वेन कहता है।
आगे कहता है, भारत ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड, किद्वंतियों की माता में ही ये भारत क्या है उसको आगे कहते हैं, अपने अनुभवों को विचार में लिपिबद्ध करना, मंत्रबद्ध करना और उसे कथा और कहानी के रूप में परवरित करते हुए हजारों वर्षों से श्रुतियों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से अपनी हर पीढ़ी को उसके साथ जोड़ते जाना, ऐसे एक भारत का वर्णन वो करते हैं। अंत में ट्वेन कहता है कि भारत ग्रेट मदर ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं की आदि जननी है। आज दुनिया में जो कुछ भी है उन सब ट्रेडिशन की ग्रेट जर्नी ये मातृभूमि भारत है और वो यहां पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, अगर मनुष्य और सभ्यता के जो सबसे अधिक मूल्यवान उपलब्धियां हैं उन सब की जड़ें भारत की मनीषा और भारत के पुरुषार्थ में पाई जाती है। मित्रों, हमको लग रहा होगा कि ये मार्क ट्वेन कैसे कह पाया। ये इसलिए कह पाया कि उसने भारत को समझा, उसने भारत को जानने का प्रयास किया, उसने भारत को जीने का प्रयास किया, उसने भारत को केवल अनुभव नहीं किया। मैं कह सकता हूं ये सारी बातें उसके मन में तभी आई होंगी जब उसने भारत की अनुभूति को जिया होगा, भारत को अनुभूत किया होगा। क्योंकि नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा तभी बनती है जब कोई भारत को समझता है। राजा दशरथ के लाडले राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की यात्रा तभी बनती है जब वो एक वनवासी के रूप में एक शाश्वत मूल्यों को 14 वर्षों के लिए जीता है। राजा राम दशरथ का बेटा था, 14 वर्षों के बाद जब इस भारत को समझता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के विश्व के सामने खड़ा होता है। शायद यही मार्क ट्वेन के साथ भी होगा। इसलिए प्राचीन भारत को जब हम देखते हैं, ये बातें इसलिए कहनी पड़ रही मित्रों, क्योंकि आज को अगर हम भविष्य के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमारे भूतकाल को हमको समझना पड़ेगा। भारत व्यापार का केंद्र था, भारत ज्ञान का केंद्र था, भारत कौशल का केंद्र था, संस्कारों के अनुसंधान का केंद्र था, समाज को संगठित करने वाली परंपराओं का केंद्र था, नई पीढ़ी तक उन्नत और उत्कृष्ट शिक्षा पहुंचने की विधियों का केंद्र था। प्राचीन भारत पूरे विश्व के लिए समझ और सीख का स्रोत था। प्राचीन भारत विश्व गुरु था, प्राचीन भारत जगत गुरु था। शिक्षा के लिए भारत में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, सोमपुरा, विक्रमपुरा, जगदाला, नदिया जैसे विश्वविद्यालयों के नगर यहां पर संपूर्ण यूनिवर्स के लिए खुले होते थे। ये केवल विश्वविद्यालय नहीं थे, ये ज्ञान के केंद्रों के साथ साथ भारत के सभी प्रकार के उत्कृष्ट भारत की संस्कृति को विश्व के मैप पर लेकर जाने के केंद्र थे। और इससे अगर आगे बढ़े, धर्मपाल जी ने कहा है कि भारत केवल शिक्षा व्यवस्था नहीं, विज्ञान और व्यापार की स्थिति में भी जिस प्रकार से भारत का एक स्थान था उसको दुनिया आज देख रही है। इतना ही नहीं मित्रों, 2000 में भारत की जीडीपी के बारे में एक सर्वेक्षण हुआ, जिसका अर्थ है कि भारत लगभग दुनिया के 66% अर्थव्यवस्था का केंद्र था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, 2000 में एंगलुस मेडिसन ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक में लिखा है, प्रथम सदी से लेकर 15वीं शताब्दी तक विश्व के कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा यानी लगभग 66% अकेले भारत करता था। और उन्होंने आगे कहा है, भारत और चीन आर्थिक जगत के इतिहास में 2 सबसे बड़े उत्पादनशील देश थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उसमें वो लिखता है, मेडिसन जो लिखता है कि भारत की समृद्धि केवल भारत के लिए नहीं, यह विश्व के कल्याण के कारक बनती थी। और इसलिए अमेरिका के एक और इतिहासकार विल डुरांट ने लिखा है कि भारत विश्व में समृद्धि और वैभव का वितरक रहा है। अर्थात भारत की समृद्धि और वैभव सभी के जीवन के स्तर को उठाने के लिए है। यह हमारे देश के बारे में अलग अलग लोगों ने कहा है। और इसलिए जब ये पूरे विश्व को हम सब लोग देखते हैं, आज जो अपने आप को हाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए वो विश्वविद्यालय नगर की बात करते हैं। 400 साल पहले उन देशों में अगर कोई ये कहता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको कारागार में बंद करके यातनाएं दी जाती थी।
लेकिन भारत की वैदिक ऋचाओं में सूर्य केंद्रीयता का सिद्धांत बताया गया है। भारत में सदैव निर्विवाद रूप से माना गया कि सूर्य ये सौर मंडल में केंद्रित है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। इस ज्ञान और वैभव की रक्षा के लिए भारत के पास शास्त्र के साथ साथ शस्त्र और वीरता की परंपरा भी थी। हमने सिकंदर को हरा करके लौटाने का काम किया है। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त जैसे, मौर्य जैसे सम्राट की धरती भारत रहा है। हमारे यहाँ चोल वंश को कौन भूल सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, बाली, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया तक भारत की सांस्कृतिक सीमाओं का विस्तार किया। 8वीं शताब्दी में जब अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, उस समय बप्पा रावल ने केवल युद्ध में उसको नहीं हराया, तो बगदाद तक उसको उसकी छठी का दूध याद दिलाने का काम हमारे ऐसे महान लोगों ने किया। ये अतीत की घटनाएं केवल आपको स्मरण कराने के लिए कर रहा हूं। काल चक्र की गति से फिर टूट गया वह सिंहासन, जिस पर बैठी मां करती थी शासन। मित्रों, हमारे सामने काल चक्र की गति से सिंहासन टूटा और किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि जब ये इस प्रकार का दृश्य आता है तो कैसा होता है। उन्होंने कहा, बड़ी विकट थी काल रात्रि पराधीनता वह, बड़ी विकट थी काल रात्रि पराधीनता वह, कितने कष्ट सहे माता ने, युग समान वो सदी हो गई। ऐसे ऐसे कष्ट सहे, एक पूरे युग के समान वो सदी हो गई। हमारी ऐसी सभ्यता और संस्कृति, उसमें एक परावर्तन का चक्र हम सब लोगों ने देखा। 800 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण का जो कालखंड प्रारंभ हुआ और ऐसे दौर में एशिया और मध्य एशिया के कई बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं ने हमले किए। जब तक इस देश के राष्ट्रीय तत्व का भाव रहा, हमने ऐसी सभी आक्रांत बर्बर जातियों को, ऐसे आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब हम देते रहे, हम लड़ते रहे, बलिदान करते हुए, लेकिन हमने कभी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए इस राष्ट्रीय तत्व के कारण ही शक आए, हुण आए, वो भारत में मिल गए। महमूद गजनी से लेकर मोहम्मद गौरी तक, इल्तुतमिश से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक, यही सपना देखते रहे कि भारत को कैसे अपने अंग के रूप में वो गुलाम बना लेंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इन सब बातों को अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति के मार्ग से, कभी कभी मैं देखता हूं कि देश में बलिदान की उत्कट भावना कैसे आई हो। सब प्रकार के मुगल आए, पठान आए, हुण आए, शक आए, अलग अलग प्रकार के बर्बरता के साथ कई सारे आक्रमणकारी भारत पर आए। अंग्रेज भी बाद में आ गया। इन सब से राष्ट्र लड़ा कैसे हो? क्या आज की पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति को एहसास नहीं होता? थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान का नाम का एक देश, वहीं के तालिबान के आक्रमण के सामने मात्र 20 दिन में हथियार डालता है। 70,000 के आतंकवादियों के सामने 3.5 लाख की अफगानिस्तान की सेना सरेंडर कर देती है। कभी आप हम सब लोगों के विचार नहीं आता? 1200 वर्षों तक एक से एक खूंखार आक्रमण भारत के ऊपर हुए, लेकिन मेरे पूर्वज कैसे थे? उन तमाम आक्रमण के बाद भी उन्होंने इस राष्ट्र की चित्ती को कभी मरने नहीं दिया। इस देश की संस्कृति को बचाकर रखा, पुनर्जन्म की संकल्पनाओं को बचाकर रखा, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं छुपाकर बचाकर रखा। और शायद उनके मन में एक संकल्प था कि जिस दिन ये भारत खड़ा होगा, जिस दिन ये भारत ताकतवर होगा, हम पुनः अपनी संस्कृति में प्राण फूंकते हुए फिर से ग्रेट नेशन भारत के रूप में खड़े हो जाएंगे। शायद यह अधिवेशन इस संकल्प को दोहरा रहा है कि आज पुनः हम अपनी उस संस्कृति की जड़ों को अपने पुरुषार्थ से फिर से विश्व के एक महान देश के रूप में बढ़ रहे हैं। और जब मैं देखता हूं तो कहीं पर रामानंद, कहीं पर कबीर, तुलसी, मीराबाई, रविदास, एकनाथ, शंकरदेव, माधवाचार्य, तुकाराम, गोरखनाथ, तिरुवल्लुवर, ऐसे अनेक, शंकराचार्य जी, ऐसे एक भक्ति आंदोलन से भारत को सरोवर किया।
और राष्ट्र में कभी भी इस राष्ट्र के तत्वों को समाप्त होने नहीं दिया। और जिसके आधार पर आने वाले समय में हम सब लोगों ने अपने, केवल मैं आध्यात्मिक की बात नहीं करता हूं, जब जब इस प्रकार के आक्रमणकारी आए तो इस देश के कहीं पर महाराणा प्रताप खड़े हो गए, कहीं पर गुरु गोविंद सिंह खड़े हो गए, कहीं पर हिंदवी साम्राज्य को स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हो गए, कहीं पर दुर्गादास राठौड़ खड़े हो गए, कहीं पर छत्रसाल खड़े हो गए, कहीं लाचित बरफुकन खड़े हो गए, कहीं पर ऐसे तलवारों के आधार पर इस मजहबी साम्राज्य के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सारी ताकत लगाकर कहीं रानी गाइडगिलू खड़ी हो गई और कहीं कहीं पर अहिल्याबाई खड़ी हो गई। और तो और जिस पंडाल में, जिस राज्य में, जिस धूम भूमि पर हम सब लोग बैठे हैं, यहीं पर कहीं रानी दुर्गावती खड़ी हो गई। और इस भारत की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इन सब लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया। ये देश मातृशक्ति का पुजारी क्यों है? इस देश की एक ख्याति है कि जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो कहीं पर माता गुजरी ने अपने सामने हुए सब बलिदानों के बाद भी गुरु गोविंद सिंह को धर्म की लड़ाई के लिए मना नहीं किया, तो कहीं पर अपनी कोख में ऐसा एक सामर्थ्यशाली पुत्र पैदा करने वाली जीजाबाई हमको दिखाई देती है। कहीं राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए अपने 9 साल के बेटे को अपनी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होते देखने वाली पन्नाधाय को भी ये देश जानता है, तो कहीं पर हाड़ा रानी को ये देश जानता है। इस देश में ऐसे ऐसे महिलाओं का नेतृत्व हम सब लोगों ने देखा है। मित्रों, ये सब लोग जब लड़ रहे थे, ये विदेशियों से लड़ रहे थे, लेकिन जब मैं आज के भारत को देखता हूं, आज जिस प्रकार के लोग इस राष्ट्र को, इसी प्रकार के षड्यंत्र, जिसको चाणक्य ने कहा है, किसी भी राष्ट्र को 4 प्रकार के खतरे, एक उसके बाह्य चुनौतियां, एक उसकी आंतरिक शक्तियों से चुनौतियां, लेकिन अगली 2 चुनौतियां वो कहते हैं, एक ऐसी बाह्य शक्तियां जिनको उस देश के अंदर से समर्थन मिलता है, और एक ऐसी शक्तियां जो देश में रहती है लेकिन उनको बाहर से समर्थन मिलता है। आज उस टूल किट को भी हम देख सकते हैं, आज इस देश की आंतरिक शक्तियों को भी हम देखते हैं। आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक छोटे छोटे गांव तालुका से लेकर कॉलेज कैंपस से लेकर के देश में ऐसे देश विरोधी तत्वों से जब लड़ता है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, ये सब जब लड़ रहे थे तो इनका संघर्ष भारत से बाहर आए हुए लोगों के साथ था। लेकिन आज जब इस देश में हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज इस देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ जब हमको संघर्ष करना पड़ता है, तो दुर्भाग्य से लड़ने वाले हम भी इस भारत के हैं और इस देश को तोड़ने वाले लोग भी भारत के ही हैं। इसलिए अधिक कष्ट होता है, वेदना होती है। सोने की धातु लोहे की धातु से पूछती है कि तुम्हें लोहार पीटता है, मुझे सुनार पीटता है, लेकिन जब तुमको लोहार पीटता है तो तुम आवाज करती हो। मित्रों, शायद आज इस देश की वर्तमान की परिस्थिति में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या इस देश के हर राष्ट्रभक्त की वेदना उस लोहे की धातु के जैसी होगी। वो लोहे की धातु उत्तर देती है कि जब तुमको सुनार पीटता है तो उसके हाथ में थोड़ा लोहे का होता है, तुम पर चोट पराया करता है, लेकिन जब मुझे लोहार पीटता है, मैं पिटने वाली धातु भी लोहे की हूं, मुझ पर चोट करने वाला थोड़ा भी लोहे का है। अपना अपने को चोट करता है तो दर्द होता है। आज इस दर्द की अनुभूति हम सब लोग कर रहे हैं, और इसलिए इस सब लोगों को याद करते हुए आज के इस वर्तमान भारत को हम देखते हैं तो हमारे सामने कुछ संकल्प भी, हमारे सामने इतिहास की यात्रा में इसलिए रख रहा हूं, हमें एहसास हो हम कौन थे। मुगलों के पहले, अंग्रेजों के पहले, प्लासी की लड़ाई के जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या लिखता है कि हम जब प्लासी की लड़ाई जीतकर बाहर आ रहे थे, हमने सिराजुद्दौला के दुराचारी शासन से जब वहां की जनता को मुक्त कराया, रास्ते के दोनों ओर लाखों भारत के लोग हमारी मुट्ठी भर सेना का स्वागत कर रहे थे। उनको यह एहसास नहीं हुआ कि इस देश का राज हम कर सकते हैं। और उससे आगे वो लिखता है कि अगर वहां खड़ा एक एक व्यक्ति एक एक थप्पड़ भी भारत का उस अंग्रेजी सेना को मारता
तो शायद इस देश में कभी भी अंग्रेजी सल्तनत नहीं आती, साम्राज्य नहीं आता। लेकिन आज भी इस प्रकार के लोग हैं, बहस करते हैं। मेरे एक मित्र है, वो मुझे एक किस्सा बता रहे थे कि एक बार मैं राष्ट्र के बारे में बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि भारत एक राष्ट्र है, और वो कम्युनिस्ट मित्र जोर जोर से चिल्ला रहा था भारत कोई राष्ट्र नहीं है, यहां पर महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, अलग अलग प्रकार के राष्ट्र है। और ये कह रहा था, मैं बार बार कह रहा था भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। वो कह रहा था तुम राष्ट्र नहीं हो, तुम राष्ट्र नहीं हो। और बोलते बोलते इतना गुस्सा आ गया कि उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर बोला कि मैं राष्ट्र हूं, तुम धृतराष्ट्र हो। तो ऐसे धृतराष्ट्र आज भी इस देश में है, जो कभी भी इस राष्ट्र की वास्तविक पहचान को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए मैं एक कहानी आपके सामने रख रहा हूं। इस कहानी के द्वारा हम समझेंगे कि भारत क्या था, हमें क्या करना, हम किस भारत के हैं। मेरे देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी क्यों इस भारत के लिए लड़े, क्यों इतने बड़े बड़े बलिदान किए। और ये बलिदान 1-2 वर्ष नहीं चले। अगर हम देखेंगे तो इस बलिदानों की पूरी कहानी है। आज 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक, इस भारत की वास्तविक पहचान को आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, और इस इतिहास के इस षड्यंत्र को समझना चाहिए कि कैसे भारत के नाभि केंद्रों को बदला गया और क्यों आज उनको फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता हमको महसूस होती है। मित्रों, अगर मैंने जो अभी आपके सामने रखा, अगर हम 15वीं शताब्दी तक दुनिया के 66% के लगभग व्यापार का हिस्सा थे, हमने दुनिया को दशमलव दिया था, हमने दुनिया को शून्य दिया था, हमने दुनिया को अध्यात्म देने का काम किया, भारत ने मानवता को सीखने के लिए सब बातें देने का काम किया। ये सारी बातें जब हम दे रहे थे, तो आज दुनिया जिसको टेक्नोलॉजी कहती है, दुनिया जिसको इंडस्ट्रियल कहती है, वो सारी बातें नहीं थी। लेकिन भारत के पास ऐसे केंद्र थे। मैंने अभी शिक्षा के केंद्रों की बात की। आदरणीय आशीष चौहान जी कह रहे कि केवल टेम्पल सिटी नहीं थी, ये भारत के नॉलेज सिटी थी, ये भारत के आध्यात्मिक केंद्र के जागरण के केंद्र थे, ये भारत के अर्थव्यवस्था के केंद्र थे, ये भारत के समाज व्यवस्था के केंद्र थे। और जिसको याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आदरणीय सुनील बंसल जी अंबेडकर जी ने भी कहा, जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है वो राष्ट्र कभी खड़ा नहीं होता। इसलिए अपने राष्ट्र के इतिहास को, अपने राष्ट्र की स्मृतियों को, अपने राष्ट्र की श्रुतियों को आज सबको सुनाने की आवश्यकता। इसलिए कई लोग कहते हैं अयोध्या जी में भगवान श्री राम का मंदिर क्यों बनना चाहिए, कोई कहता है कि कॉरिडोर क्यों बनना चाहिए, कोई कहता है कि माखन मिश्री क्यों खानी चाहिए। खानी चाहिए क्योंकि अगर भारत के तमाम प्रकार के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, एक एक पन्ने को पलटते हैं, काशी, पुरी, हरिद्वार, उज्जैन, ये सभी भारत की वास्तविक पहचान के केंद्र थे। हमारी संस्कृति, हमारी गुरुकुल की शिक्षा 1811 में जब इंग्लैंड में एक कॉन्वेंट स्कूल खुला, उस समय हिंदुस्तान में 7,32,000 गुरुकुल थे। दुनिया का सबसे पहला पॉलिटेक्निक भले अंग्रेज ने खोला होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का पहला केंद्र आज के हरिद्वार के रुड़की ये अंग्रेज ने खोला। ये भारत में सबसे पहला टेक्नोलॉजी का केंद्र अंग्रेज को खोलना पड़ा क्योंकि उसको गंगा जी पर बैराज बनाना था, और वो सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट भारत के थे। इसलिए इन सारे भारत के भक्ति के केंद्रों को जजिया कर लगा, हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, सभी प्रकार की पहचान मिटाने का षड्यंत्र कर दिया गया। और 75 वर्षों में एक ऐसा गलत नैरेटिव काशी के बारे में, अयोध्या जी के बारे में, मथुरा के बारे में ऐसे कुछ प्रतीक चिन्ह खड़े करके एक गलत प्रकार के नैरेटिव को लगाया। जजिया कर होने के बाद, गुलामी की काष्ठा के बाद फिर भी संपूर्ण समाज का केंद्र ये सब स्थान बनते रहे। इसलिए अगर भारत को, विश्व गुरु भारत को अगर इन केंद्रों से संचालित हुआ, तो आज इस भारत की वर्तमान पीढ़ी को विज्ञान के आधार पर, अर्थ के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, नए विमर्श के आधार पर
इन सारे केंद्रों की समृद्धता को पुनः देखना पड़ेगा और उस केंद्र बिंदु तक जाना पड़ेगा। अगर भारत को भारत बनना है, भारत को ग्रेट नेशन बनना है, तो भारत आज के द्वारा तैयार किए गए किसी विश्वविद्यालय से नहीं। भारत को अगर भारत बनना है, भारत को अर्थव्यवस्था में, टेक्नोलॉजी में, सामाजिक समरसता में, महिलाओं की सशक्तिकरण में, समाज जीवन के आमूलचूल परिवर्तन को अगर पुनः आत्मसात करना है, तो भारत को पुनः अपने इस नाभिक केंद्रों की ऊर्जा को पुनः प्रभावित करना पड़ेगा। और भारत की ऊर्जा का केंद्र ये केवल कर्मकांड के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए, सामूहिक आकर के एक शक्ति का एहसास करने के लिए हजारों साल पहले भी लाखों लोग कुंभ में आते थे। कोई चिट्ठी नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, उसके बाद भी समाज सामूहिक रूप से आता था। गिरी कंदराओं में रहने वाला संत वहां पर आता था, एक महीने का एक आत्म विश्लेषण विमर्श होता था, समाज की समस्याओं के बारे में समाधान होता था। कल जिस बात को आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा कि हमारे पास 1 करोड़ समाधान है, और जिसको पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा जब उन्होंने 1936 में हिंदुत्व को छोड़ने की घोषणा की, इस्लाम के मित्र भी आ गए, ईसाईयत के मित्र भी आ गए, अपने अपने धर्म में उनको लाने की बात करते थे, लेकिन पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा मैं दुनिया के ऐसे किसी भी मजहब को स्वीकार नहीं करूंगा जिसका एंड एक ब्लैक होल है, जहां उससे आगे सुधार की गुंजाइश नहीं है। मैं जन्मा हिंदू हूं और मरने तक भारत के हिंदू से पैदा हुए किसी मत में जाऊंगा, क्योंकि हिंदू तो ऐसा एक प्रयोगशाला है जहां अंतिम समय तक अपने सुधार की प्रक्रिया रहती है। हर कालखंड में युगानुकूल परिवर्तन करते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसी में से भारत के राष्ट्रीयत्व का जागरण होता है। इसी चिंतन से भारत के स्वावलंबन की ओर हम देखते हैं। इसलिए राष्ट्रीयत्व और स्वावलंबन ये 2 शब्द नहीं है, ये एक ही भावना का उद्घोष है। और इसलिए इस सारे भारत के इस आंदोलन को हम देखते हैं तो हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि इस भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास अंग्रेज ने कैसे किया। उसको महसूस हुआ कि जब तक भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम नहीं करेंगे, इनको दासता के उस बात को एहसास नहीं करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तक हम भारत को नहीं बदल सकते। और अंग्रेज ने आकर के कई प्रकार के प्रयास किए। पहला काम सेंसस के रूप में किया 1909 में, फिर दूसरा प्रयास पार्लियामेंट रिफॉर्म के माध्यम से हुआ, जब इस देश के अपने मुस्लिम मित्रों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र अंग्रेजों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसे कई प्रकार की बातें भी हमारे साथ साथ हुई। 1857 की क्रांति, यह क्रांति इस देश के स्वतः के प्रकटीकरण का पहला अखिल भारतीय स्वरूप दिखाई देता है, जिसको वीर सावरकर जी ने कहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम महासमर। मित्रों, इन सारे षड्यंत्रों को एक समय समाज ने शायद नहीं समझा, लेकिन 1857 आते आते लगातार जो हमारे देश के अलग अलग प्रकार के जो प्रयास हुए, उन सब प्रयासों ने धीरे धीरे 1857 की क्रांति का वातावरण बनाया। और ये 1857 की क्रांति केवल बैरकपुर की छावनी में या उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ ऐसा नहीं, संपूर्ण भारत के कोने कोने में अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए। और इसलिए अगर हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति, ये अगर पूर्वोत्तर में हम जाकर देखते हैं तो वहां पर मनीराम दीवान, इसको पूर्वोत्तर के लोग नहीं भूल सकते। याद करना पड़ेगा हमको लक्ष्मीबाई के शौर्य को, याद करना पड़ेगा नाना साहब को, जो विश्व में जाकर के दुनिया की क्रांतियों का अध्ययन करके इस 1857 की क्रांति का सूत्रपात बने। याद करना पड़ेगा हमको तात्या टोपे की वीरता को, याद करना पड़ेगा हमको झलकारी बाई की बहादुरी को, और इस देश में ऐसे हमको याद करना पड़ेगा मणिपुर के राजा टिकेंद्र सिंह को, और हमको याद करना पड़ेगा 1891 में नागालैंड में संघर्ष की अमिट छाप छोड़ने वाली रानी गादगिली को। 1857 से 40 साल पहले पाइको आंदोलन जो उड़ीसा में, उसका आज हम नहीं भूल सकते। 1770 में पूर्वी भारत के सन्यासियों के विद्रोह को हम नहीं भूल सकते। पंजाब के कूका आंदोलन को कैसे भारत भूल सकता है? कैसे भारत धरती आभा बिरसा मुंडा के उस उल गुलान के आंदोलन को भूल सकता है? कैसे ये देश
कानू सिद्धू के द्वारा छेड़े गए संथाल विद्रोह को भूल सकता है? कैसे खोंड के दक्षिण के विद्रोह को भारत भूलेगा? कैसे पलगर के आंदोलन को भारत भूलेगा? कैसे हम राजस्थान के मड के गोविंद गुरु के आंदोलन को भूल सकते हैं? कैसे देश जलियांवाला बाग को भूल सकता है? कैसे राष्ट्र खुदीराम बोस के 17 साल में 18 साल की उम्र में जब कहता है कि मैं गरीब हूं, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपना पूरा शरीर भारत माता को देता हूं, ये कहते कहते फांसी के फंदे को चूम गया। ये भारत कैसे विदेशों में हुए भारत की स्वाधीनता के आंदोलन के प्रयास को भूलेगा? ये भारत कैसे सत्ता की बाहुबल की चुनौती देने वाले वासुदेव बलवंत फड़के को भूलेगा? ये भारत कैसे काता बोमन को भूलेगा? कैसे भारत चाफेकर बंधुओं को भूलेगा? कैसे भारत आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा के चंद्रशेखर को भूल सकता है? कैसे हम अशफाक उल्लाह को भूल सकते हैं, जो कहता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस्लाम में पैदा हुआ जहां पुनर्जन्म का दाव नहीं। अगर मुझे कहीं अल्लाह मिले तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि मुझे जन्नत नहीं, एक जन्म और दे दो, मैं भारत माता के लिए पुनः बलिदान करने वाला हूं। ऐसे बलिदान के रक्त शोणित को हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे उस पागल मदनलाल ढींगड़ा को हम भूल सकते हैं जो वीर सावरकर से पूछता है सावरकर बलिदान की उम्र कब आती है? सावरकर कहता है जब कोई नौजवान संकल्प करता है उसी दिन बलिदान की उम्र आती है। एक शब्द से अमेरिका में वहां पढ़ने गया इंग्लैंड में, मदनलाल ढींगड़ा बंदूक से भारत माता पर अत्याचार करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। कैसे भारत भूल सकता है उधम सिंह के उद्यम को? हम उधम सिंह के उद्यम को नहीं भूल सकते। 1919 के जलियांवाला बाग की आग को 19 साल तक हृदय में लेकर इंग्लैंड में जाकर के 1939 में मां भारती के जलियांवाला बाग के उस षड्यंत्रकारी सैंडर्स को मारने वाले उस उधम सिंह को कैसे भूल सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं करतार सिंह सराभा को? हम कैसे भूल सकते हैं मास्टर सूरज सेन को? हम कैसे भूल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? हम कैसे भूल सकते हैं विदेशों में कृष्ण राम जी वर्मा को? हम कैसे भूल सकते हैं लाला हरदयाल को? हम कैसे भूल सकते हैं एक एक मां भारती के अमर पुत्र को? मित्रों, ये आजादी बिना चरखे, बिना खड़ग और बिना ढाल नहीं मिली। यह आजादी इतने बलिदानों के बाद मिली। इस आजादी का महत्व, ये 75 वर्ष अगर हमने नहीं जिए, अगर इस आजादी की इन सब बातों को हमने नहीं समझा तो आजादी की सांझ हो जाएगी। और नेताजी ने कहा अगर समाज जागृत नहीं रहा, आजाद होना आसान है लेकिन आजाद रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मित्रों, शायद इन सब लोगों के जीवन को मैं देखता हूं, कैसे कैसे बलिदान किए। अभी मैं उड़ीसा में गया था, एक 9 साल के बलिदानी ने बलिदान किया। स्वदेशी आंदोलन को अगर देखेंगे तो गानू बाबू 11 साल का नौजवान स्वदेशी के मूवमेंट में बलिदान हो गया। इन सब लोगों को मैं देखता हूं, किसी जाति के लिए, किसी भाषा के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी अपने परिवार को लेकर लेने के लिए, ये सब लोगों ने बलिदान किस लिए किया था? इन सब लोगों के सामने बलिदान करते हुए आंखों के सामने केवल और केवल ये भारत था, केवल और केवल भारत माता की जय थी। इसलिए आजादी हमको मिली है। इन सब लोगों को देखकर मुझे यही लगता है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अंग्रेजी साम्राज्य का जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे सीने में लगी हुई आग के तराने गाते गाते मेरे देश के इन सब लोगों ने इस संपूर्ण भारत के आंदोलन को भगत सिंह की क्रांति के रूप में खड़ा किया। माफी का अवसर भगत सिंह के पास भी था, लेकिन इस देश का 23 साल का भगत सिंह क्या कहता है? यहां बैठा एक एक मेरा कार्यकर्ता बहन और भाई अपने आप को इमेजिन करे कि 23 साल का भगत सिंह
आज जिस उम्र में लोग पिज्जा बर्गर खाने की विचार करते हैं, जिस समय में आज का नौजवान किसी कंपनी में पैकेज की बात करता है, आज कोई नौजवान सोशल मीडिया पर रात को अपने आकर्षण में विचरण करता है, उस समय 23 साल का भगत सिंह कहता है, एक भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमेगा, देश की हर मां के कोख से भगत सिंह पैदा होंगे, रानी लक्ष्मीबाई पैदा होंगी और फिर से भारत आगे बढ़ेगा, मेरी भारत माता आगे बढ़ेगी। किसके लिए बलिदान किया? इसलिए बलिदान हुआ। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ये 75 वर्ष की स्वाधीनता की यात्रा में भारत के इस वास्तविक इतिहास को विश्वविद्यालय के विमर्श में लाना चाहिए। भारत की इस वास्तविक पहचान को विश्वविद्यालय के विमर्श में लाना पड़ेगा। हमको एक स्वावलंबन के साथ अगर भारत को खड़ा करना है तो हमको एक बात को समझना पड़ेगा, ये भारत कभी भी एक व्यक्ति के नेतृत्व में खड़ा नहीं हुआ और किसी भी भारत को या परिवर्तन करने वाले व्यक्ति ने कभी भी अपने अकेले के दम पर या सत्ता के दम पर परिवर्तन नहीं किया। अगर हम त्रेता के युग में भगवान श्री राम के जीवन को देखते हैं, वो राजा दशरथ के पुत्र या अयोध्या की सेना के दम पर नहीं, उनको जब लगा कि समाज परिवर्तन करना है तो उन्होंने देव योग से अपने लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि उनको एहसास कराया गया आपका जन्म किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में पैकेज लेने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म इस भारत की सेवा के लिए हुआ है, समाज की रक्षण के लिए हुआ है, समाज को भयमुक्त करने के लिए हुआ है। इसलिए मां जानकी के साथ वनों में जाओ, अनेक प्रकार की ताड़काएं, खरदूषण, खरबाऊ, रावण, कुंभकर्ण समाज में आ गए हैं, उन सब से समाज को मुक्ति करने का काम करना है। और ये मुक्ति अपने अवतार के रूप में नहीं, एक एक विश्वविद्यालय के एक एक छात्र छात्रा को संगठित करते हुए ऐसा एक संगठन खड़ा करना है जिसको राम की सेना कहा जाता है, और उस संगठन का विश्वास इतना बनता है कि उस सेना में रहने वाले नर और नील ये समुद्र पर पत्थर का पुल बना देते हैं। ऐसे पुल बनाने वाले सैनिक हमको चाहिए। दुनिया में रहने के बाद पूज्य गांधी जी इस देश में आते हैं, उनको लगा कि कई प्रकार के प्रयास देश की स्वाधीनता के लिए है, लेकिन जब तक संपूर्ण भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसका राष्ट्रीयता नहीं जागेगा, तब तक हम ये स्वावलंबन, ये स्वतंत्रता, ये स्वधर्म की रक्षा नहीं कर सकते। और इसलिए संपूर्ण समाज का जागरण करना अपने पीछे खड़ा किया, समाज को खड़ा किया। हम योगेश्वर कृष्ण को देखते हैं, यह स्वावलंबन केवल अकेले एक उंगली पर गिरिराज उठाना नहीं, संपूर्ण समाज के मन में इंद्र के खिलाफ एक विद्रोह उत्पन्न करना और एक विश्वास उत्पन्न करना कि देश को तोड़ने वाली शक्तियां कितनी भी मजबूत होंगी, इनके साथ विश्व की कितनी भी सारी भारत विरोधी शक्तियां आ जाए, लेकिन जब भारत खड़ा होता है तो उसके सामने विश्व नहीं टिकता है, असुरी शक्तियां नहीं टिकती है, क्योंकि स्वयं योगेश्वर ने कहा है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी देश विरोधी शक्तियां होती है एक संगठन के रूप में, इसलिए उन्होंने भारत को गीता का संदेश नहीं कहा, उन्होंने भारत को निमित्त मान करके हर पीढ़ी के उस युवा को जगाने का प्रयास किया है। और इसलिए अगर रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, समाज परिवर्तन के इस आखिरी बिंदु को समझिए, वो कब जाकर के उस बिंदु पर आता है समाज। आप भारत के 1857 के क्रांति को भी देखेंगे, इन सारे घटनाक्रम को आप देखिए। जब स्वत्व संकट में आ गया, जब स्त्रीत्व संकट में आ गया, जब भारत की संस्कृति की पहचान आदि शक्ति मां भवानी की स्वरूप महिला का चरित्र संकट में आ गया, तो राम ने रावण को वध कर दिया। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो गया तो योगेश्वर ने महाभारत रचा करके धर्म की स्थापना कर दी। दोनों समय में हम देखेंगे समाज की चित्ती का जागरण। और इसलिए आज के समय में इस भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष का जब समय हम कर रहे हैं, ऐसे समय में, आज के समय में हम सब लोगों को देखना है कि हमारी ये यात्रा किस दिशा में बढ़नी चाहिए। क्या इन 1200-1000 वर्षों के संघर्ष की थाती में कहीं पर सामाजिक समरसता और महिला शिक्षा के लिए
महात्मा ज्योतिबा फूले खड़े हुए होंगे, कहीं पर संपूर्ण समाज में लंगर और पंगत के द्वारा एक सामाजिक समरसता का भाव लाने के लिए, एक सामूहिक जीवन पद्धति का विकास करने के लिए गुरु नानक देव की वाणियां आई होंगी। कहीं महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा प्रारंभ हुई होगी, कहीं गोखले ने गणेश उत्सव शुरू किया होगा, कहीं दक्षिण में इस प्रकार की यात्राओं के माध्यम से समाज का एक जागरण का प्रयास किया होगा, कहीं कुंभ में आकर के संपूर्ण भारत के स्वतों के जागरण का प्रयास होगा। हर समय में, हर कालखंड में भारत की इस चित्ती को जागरण, क्योंकि हमने कहा भारत ये किताब में लिखा हुआ देश नहीं है, ये ग्रंथों में लिखी हुई स्मृतियां और श्रुतियां नहीं। भारत बसता है भारत के लोगों के बीच में, भारत गांव में बसता है, भारत जनपदों में बसता है, भारत नदियों के किनारे पर खड़े होकर के अनुभूत करने का अवसर है, जिसको विवेकानंद जी ने कहा अगर भारत को समझना है तो भारत के बीच में जाना पड़ता है। और इसलिए ऐसे भारत को हम आत्मसात करते हुए आज के समय में इस राष्ट्रीयत्व के जागरण के साथ हम अपने सामने भविष्य के भारत का कैसा सपना देखते हैं। आज कई प्रकार की देश की संरचना हमको खड़ी करनी पड़ेगी। आज इस देश के बदलते हुए स्वरूप में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आज ये देश आर्थिक जगत में दुनिया की 6 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। आज हम दुनिया के दुग्ध उत्पादन से लेकर हरित क्रांति से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज ये भारत अपने सैन्य बल के आधार पर विश्व के एक शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है। आज हम सब लोग, आज वो सावक की कहानी अब भारत को कोई नहीं सुना सकता है, जिसमें सावक को भेड़ों का बच्चा कहकर के भेड़ बनाने का काम किया। आज विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन इस देश के युवाओं के सामने है, जो सावक को सावक तक जगा करके हम शेरों की संतान हैं, हम सिंहों के समान चलने वाले लोग हैं, हम भेड़ बकरियों का या गडेरों और सपेरों के देश नहीं है। ये भारत एक परंपरागत ज्ञान का भारत है, ये भारत अध्यात्म का भारत है, ये भारत वसुदेव कुटुंबकम का विश्व बंधुता का भारत है, ये भारत सहिष्णुता का भारत है, जिसका उच्चारण स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में किया था। शिकागो की धरती पर खड़े होकर कहा था, मेरा सौभाग्य है मैं उस हिंदुत्व से आता हूं, मेरा सौभाग्य है मैं उस संस्कृति से आता हूं जिसने दुनिया की किसी भी सभ्यता और जाति पर कभी आक्रमण नहीं किया। जो भी दुनिया का पीड़ित हमारे पास आया, हमने उन सबको गले से लगाया। लेकिन गले लगने वाला अगर कोई षड्यंत्र के साथ आता है तो हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उस गले लगने वाले षड्यंत्रकारी को क्या करना ये जानते हैं। इसलिए आज के युवाओं को महिलाओं के विषयों में, आर्थिक स्वावलंबन के विषय में, छात्रों के जीवन को आनंददायक और सार्थक बनाने के प्रयास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक समय था मित्रों, जिस समय हम संगठन खड़ा कर रहे थे। आज हम सबके सामने अपने इन सारी बातों को फिर से, मैं अभी उदयपुर में गया था, वहां पर एक व्यक्ति ने झीलों को फिर से रिवाइव किया। मैंने उनसे पूछा आपका फार्मूला क्या है? उन्होंने कहा कि हमने झीलों के छोटे छोटे हिस्सों को बांध के रूप में बांधा और उसमें जो मिट्टी डेड हो गई थी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाता, इसलिए ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण से वहां पर जो जीव जंतु रहते वो मर गए और देखते देखते वो जो लैंड है वो डेड हो गई और वहां पर पानी ठहर गया, जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। हमने एक प्रयास किया, केवल इतना सा प्रयास किया कि उस छोटे छोटे हिस्से में उसको रिचार्ज किया, वहां उस ऑक्सीजन जाने के सुराख को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही वो अपने साथ कनेक्ट हुआ, ऊपर की मिट्टी अपने मूल स्वभाव के साथ कनेक्ट हुई, वो पानी का स्रोत जाना शुरू हुआ, ऑक्सीजन आनी शुरू हुई, उन्हें वो सारी उदयपुर की झीलें रिवाइव हो गई। ऐसे इस राष्ट्र का रिवाइव करने का काम हम सबको करना है। ऐसे स्वतः राष्ट्रीयत्व के इस स्वावलंबन के स्वभाव को, क्योंकि मैं पुनः कहना चाहता हूं, अगर भारत विश्व गुरु था, अगर भारत ने दुनिया को दशमलव दिया, हमने दुनिया को शून्य दिया, हमने दुनिया को योग दिया, हमने दुनिया को अध्यात्म दिया, पाणिनि का व्याकरण दिया, सुश्रुत का हमने शल्य चिकित्सागर दिया, तो उस समय भारत के नाभि केंद्र ये भारत की सनातन सांस्कृतिक जीवन मूल्य थे, भारत का हिंदुत्व था, भारत की वास्तविक पहचान थी, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की मेधा और उसकी शक्ति का सम्मान था, समाज में महिलाओं का जागरण था, महिलाएं नेतृत्व करती थी, वेद की ऋचाओं से लेकर के और भगवान विश्वनाथ के
मंदिर के शिवलिंग की स्थापना करने तक का काम ये अहिल्याबाई होलकर ने किया। ऐसे भारत में जब महिलाओं का स्थान था तब ये भारत विश्व गुरु था। जब इस देश के नाभि केंद्र ये अध्ययन के केंद्र थे, ये देवालय थे, वो समाज जीवन के सभी विषयों के साथ आत्मसात करते हुए एक समग्र समाज का, समरस समाज का, शक्तिशाली समाज का संचालन करते थे। जब राजा पर धर्मदंड स्थापित था तब ये भारत विश्व गुरु था। और इसलिए अगर आज के समय में हम आप सब लोगों को एक स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ना है, भारत के $5 ट्रिलियन के भारत को देखना है, सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई को हमको देखना है, किरणवंतो विश्व मार्यम की बात हमको करनी है, तो मित्रों आज हम सबको समझना पड़ेगा। और ये कहना अनुचित मैं नहीं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक की सरकारों ने गुलामी की बेड़ियों की प्रक्रिया को तोड़ने को थपकी देकर के सुला दिया था। हम एक राष्ट्र के रूप में जागृत होना चाहते थे, हम एक राष्ट्र के रूप में अंगड़ाई लेना चाहते थे, क्योंकि अपनी स्थापना के समय जब विद्यार्थी परिषद बना उस समय हमने एक वाक्य कहा था। कुछ लोग कह रहे थे अब हम अमेरिका के चरणों में बैठकर भारत को भारत बनाएंगे, कुछ लोग कहते थे हम रशिया के चरणों में बैठकर भारत को भारत बनाएंगे। तब विद्यार्थी परिषद की आवाज शायद कम होगी, लेकिन हमारे सामने राष्ट्र के पुनर्निर्माण का, राष्ट्रीयत्व के भाव का, स्वावलंबन के भाव का जो जन्मजात संस्कार हमको इस भारत से मिला, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला, उस समय विद्यार्थी परिषद ने उद्घोषणा की थी मित्रों कि हम ना अमेरिका के चरणों में भारत को भारत बना सकते हैं, ना रशिया के चरणों में बैठकर भारत को भारत बना सकते हैं। अगर भारत को भारत बनना है तो भारत माता के चरणों में बैठकर ही भारत बनेगा। इसलिए आइए स्वाधीनता के 75 वर्ष पर राष्ट्रीयत्व एवं स्वावलंबन का यह विमर्श अस्मिता बोध के साथ पुनः एक वृहत राष्ट्र बोध में परिवर्तित होकर उठ खड़ा हो और भारतीय मानस में अंतर्व्याप्त उपनिवेशिक मानसिकता को उखाड़ फेंकने और अपनी ज्ञान परंपरा से संपन्न होकर विश्व के कल्याण की कामना के साथ भारत की जगत प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके, काल हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए आइए मित्रों, हम सब लोग अगर भारत को भारत के रूप में गढ़ना चाहते हैं तो किसी ने कहा है कि आज हमें कंसेप्ट बदलना पड़ेगा और एक नया कंसेप्ट, नया नहीं है, उसको अपनी आंखों के सामने रखना पड़ेगा। हम सबको केवल एक ही बात कहा गया, बताया गया, मेकिंग ऑफ न्यू नेशन। हमें बार बार कहा गया मेकिंग ऑफ न्यू नेशन, लेकिन हम सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या देश के युवा जो इस देश को नए स्वरूप में गढ़ना चाहते हैं, एक ग्रेट नेशन भारत के रूप में गढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए मूल मंत्र होना चाहिए न्यू मेकिंग ऑफ द नेशन। आइए भारत को बनाएं, भारत के बने, भारत की इस गौरव यात्रा के, इस वास्तविक एहसान, इस वास्तविक इतिहास के जो राख हमारे मनों पर आई होगी, इस स्वाधीनता के 75 वर्ष में उस राख को हटाते हुए 2047 में हम सब लोग कैसे भारत को देखना चाहते हैं, वैसे भारत को देखते हुए हम सब लोग विचार करें और आने वाले समय में अपनी अपनी इकाई पर, अपने अपने स्थान पर ऐसे एक राष्ट्र का स्वप्न लेकर अपने पूर्वजों की थाती के साथ इतिहास के पालने में वर्तमान की दहलीज पर खड़े होकर भविष्य के भारत के सपने हम लोग देखें। ऐसा एक भारत जो पुनः विश्व की संपूर्ण मानवता के त्रास को हरता हुआ, तमसो मां ज्योतिर्गम्य का उद्घास करता हुआ, संपूर्ण मानवता के कष्ट को हरने वाला, पर्यावरण की रक्षा करने वाला, संपूर्ण पृथ्वी को मां मान करके कमिटमेंट, कन्विक्शन और करेज के साथ संपूर्ण मानवता का त्रास हरते हुए ऐसे एक वैभवशाली मानवता का कल्याण करना, क्योंकि भारत स्वार्थ का देश नहीं है, भारत केवल सेल्फ स्टार्टअप देश नहीं है, भारत की नियति है संपूर्ण जगती का कल्याण करना। और इसलिए हम संपूर्ण जगती का कल्याण करना चाहते हैं तो हम सबको विचार करना पड़ेगा ऐसे इस देश के बारे में, समाज के बारे में। आइए एक संकल्प के साथ, एक विचार के साथ, एक 2047 के 100 वर्ष की स्वाधीनता के भारत के चित्र के साथ हम सब लोग वंदे मातरम में जिस सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम जैसी भारत माता का चित्र कभी हमारे बंगाल के कवि ने रखा है, वैसा चित्र अपने हाथों में, अपनी आंखों के सामने लेकर
आज से लेकर 2047 तक मुझे क्या करना है जिससे राष्ट्रीयता का भाव ये बलिष्ठ हो, स्वावलंबन की भावना जागृत हो और ये स्वावलंबन और राष्ट्रीयता का मार्ग हम सबको पुनर्निर्माण के उस भारत के परम वैभव की ओर लेकर जाए। क्योंकि भारत क्या है, भारत क्यों है, हमें भारत कैसा लगता है, हमारा भारत के बारे में मन क्या है। किसी कवि ने जो कहा है वो पंक्तियां कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का हजारों हजार वर्षों से अपनी इस भारत भूमि के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है। अगर इसको आत्मसात करेंगे तो जीने की एक दिशा मिलेगी, आगे बढ़ने का एक नए प्रकार का संकल्प बनेगा और हम भी देख पाएंगे अपने अनुभव की आंखों से ऊपर भारत के इतिहास के आलोक में अपने स्वतः के जागरण के साथ जिस प्रकार से समुद्र के किनारे बैठकर अंतर शक्ति को भूलने के कारण से हनुमान जी समुद्र लांघ नहीं सकते, जामवत आते हैं, एक श्लोक सुनाते हैं और फिर हनुमान की शक्ति का जागरण होता है। केवल समुद्र लांघन नहीं होता, लंका दहन होता है। ऐसे इस राष्ट्र विरोधियों की लंका का दहन करते हुए, मां जानकी को खोजते हुए पुनः इस राष्ट्र के राम को हम आगे लेकर जाएंगे। ऐसा संकल्प क्यों आता है? भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसका जल जल कण कण जल गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद गंगा में प्रवाहित हमारी अस्थियों को कान लगा करके सुन लेना। मरने के बाद हमारी अस्थियों को, गंगा में प्रवाहित अस्थियों को कान लगाकर सुन लेना। एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की। हम सब उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत अगर सही मायनों में अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर, मुष्टियां बंद करके, आंखें बंद करके इस भारत के चिरंतन इतिहास को अपनी आंखों के सामने लाइए। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के एक एक क्रांतिवीर के बलिदान को अपनी आंखों के सामने लाइए। उस बलिदान के आलोक में, मेरी चित्ती के जागरण के आलोक में हम कौन हैं, हमारी रगों में किसका सोनित बहता है, इन धमनियों में, इस मस्तिष्क में, ये गुलामी के भारत का चित्र नहीं, एक स्वाभिमान शून्य, स्वाभिमान पूर्ण भारत का, एक ऐसे भारत का जिसको विवेकानंद ने कहा है, मैं अपने दिव्य चक्षुओं से देख रहा हूं, भारत माता पहले से भी अधिक देदीप्यमान होकर के अपने सिंहासन पर विराजमान है। आइए ऐसे भारत का संकल्प दोनों हाथों से मुष्टि का बंद करके हम ले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे